का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। कल विधानसभा में योगी सरकार अपना इस साल का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करने वाली है। बताया तो ये जा रहा है कि ये बजट करीब 20,000 करोड़ का हो सकता है। दोस्तों, आज शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। मुद्दा रहा कानून व्यवस्था, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली की अघोषित कटौती। हालांकि स्पीकर के अनुरोध पर यह हंगामा समाप्त हो गया और फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर सदन में चर्चा हुई। सदन की कार्रवाई को लेकर नेता सदन ने पहले इस बात का अनुरोध विपक्षी दलों से किया कि सदन की कार्रवाई चलाने में अपना सहयोग दें। नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने यह भी अनुरोध किया कि विपक्षी दल सूबे के विकास कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाएं। ये तो घटनाक्रम रही विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई की। अनुपूरक बजट को लेकर बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। तस्वीर भी वायरल हुई और चर्चा इस बात की रही कि शायद दिल्ली में दी गई व्यवस्था रंग लाई। गतिरोध का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन दोस्तों इससे इतर एक और घटनाक्रम रही। दरअसल आज बीजेपी ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक हुई। यहां मामला पलटा हुआ नजर आया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक साथ साथ पहुंचे। बैठक को संबोधित भी किया। 2024 की गलती से सबक लेते हुए 2027 में सब कुछ दुरुस्त करने का कार्यकर्ताओं को नसीहत और खुद का भरोसा भी जताया। लेकिन चर्चा तब तेज हो गई जब दोनों डिप्टी सीएम के रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे उससे पहले ही दोनों डिप्टी सीएम बैठक से चले गए। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में दिखी साथ वाली तस्वीर को लेकर जो चर्चा थी, इस घटनाक्रम के बाद चर्चा ने दूसरा ही रूप ले लिया। लोग आपस में चर्चा करते नजर आए कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है या सरकार में तनातनी का दौर अभी भी जारी है। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि आखिर मुख्यमंत्री के बैठक में आने के पहले दोनों डिप्टी सीएम क्यों पहुंचे, और पहुंच भी गए तो मुख्य अतिथि यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के पहले क्यों कार्यक्रम स्थल से चले गए। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल सुबह की तस्वीर है। विधानसभा के मानसून सत्र के बजट के पहले विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों मौजूद रहे। उसके बाद एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ विधानसभा पटल पर। सतीश महाना जी के 2 साल के कार्यकाल का पूरा होने पर क्या उपलब्धियां रहीं, उससे संबंधित एक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम था। उसमें भी दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ साथ नजर आए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आप केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जो घटनाक्रम रहा ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस कार्यक्रम में तीनों महानुभावों को एक मंच साझा करना था। दोनों डिप्टी सीएम एक साथ आए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया और वहां से चले गए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अब ये समझ से परे है कि क्या दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ब्रजेश पाठक की बात की जाए, मुख्यमंत्री का बायकॉट कर रहे हैं या मुख्यमंत्री खुद दूरी बना रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों से। चर्चा तमाम तरह की है। बीजेपी के भीतर खाने में भी ये चर्चा सुना गया। चलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चंचल यादव का स्वागत करेंगे। चंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं नेता बीजेपी शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दिलीप यादव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी हमारे साथ इस चर्चा में स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राजेश आनंद जी, सबसे पहले तो हम चर्चा की शुरुआत वहाँ से कर लें कि पीडीए करते करते नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो ब्राह्मण कोटे में चला गया। उसके बाद जिस तरह की
कहा जा सकता है कि एक दृश्य देखने को मिला आज, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था। मानसून सत्र रहा, चंचल यादव जी की पार्टी जमकर हंगामा काटी, लेकिन बाद में चर्चा भी शुरू हुई। स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को लेकर के भी हम चर्चा करते रहते हैं। तो मानसून सत्र के दौरान उसके पहले जो घटनाक्रम रहा वो भी मैंने आपसे साझा किया, और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, चर्चा कहीं और चली गई। जी देखिए, आपने शुरुआत की है पीडीए से, तो मैं आपको बताऊं कि लोकसभा में पीडीए की मूल मंत्र पे चलते हुए समाजवादी पार्टी ने जो हासिल किया है उसको देखते हुए सपा प्रमुख ने चुनावी विषाद पर एक नई चाल चल दी है। और वो चाल अब ऐसा लगता है कि पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित और अगड़ा, अब अल्पसंख्यक थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाएगा। उसका कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यक के पास आज की तारीख में ऑप्शन जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को अपना मुख्य मतदाता मानती है, अपना वोटर मानती है, उसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक को गारंटेड मानती है कि वो उनके साथ हैं। इसलिए अब हो सकता है आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में पीडीए का मतलब जो निकाला जाएगा वो पिछड़ा, दलित और अगड़ा निकाला जाएगा। एक बड़ी खास बात इसमें यह रही कि 2027 का चुनाव, अब तक पीछे जो 10 वर्षों के चुनाव हुए हैं वो सांप्रदायिक हुए हैं, हिंदू मुस्लिम चुनाव हुए हैं। फिर एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत राजनीति बहुत तेजी से उभर कर आई है, जिसका नतीजा लोकसभा में देखने को मिला। आने वाले 2027 का चुनाव जो है वो जातिगत राजनीति होगा। आज जो विधानसभा में दृश्य देखने को मिला कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री साथ थे, ये मैं पीछे भी कई चर्चाओं में इसका जिक्र कर चुका हूं कि बीजेपी में अंदर खाने कुछ भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी नहीं है। बाबा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है और संगठन भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानता है, और इनके सहयोगी संगठन जो आरएसएस है वो भी अच्छी तरह जानता है। आपको मैं याद दिलाऊं, पीछे के दशक में जब कल्याण सिंह यहाँ एक बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल किया था उन्होंने उत्तर प्रदेश में, और जब उनके खिलाफत केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो गई जी, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में गिरा था। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई भी कदम ऐसा उठाने के पक्ष में नहीं है। 2027 का चुनाव निसंदेह माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे तो डिप्टी सीएम नहीं उठ गए। देखिए, ये राजनीतिक अपनी व्यस्तताएं होती हैं। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री का समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, उप मुख्यमंत्री के कुछ अलग से कार्यक्रम लगे होंगे। अच्छा राजेश जी, वाह, ये तर्क अचानक इधर एक हफ्ते से ज्यादा देखने को मिल रहा है जो आप तर्क दे रहे हैं। नहीं, तर्क नहीं दे रहा हूं मैं। इसके पहले दोनों डिप्टी सीएम इसके पहले दोनों डिप्टी सीएम घंटे भर मुख्यमंत्री का इंतजार करते हुए नजर आते थे। बिल्कुल, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि बहुत दिनों बाद योगी आदित्यनाथ के भाषण में दोनों डिप्टी सीएम का नाम लिया गया। ये भी एक बड़ी अच्छी शुरुआत कह लीजिए या अच्छी बात है भाजपा के लिए, जो ये निसंदेह संदेश देता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया है कि अब नेतृत्व जो है वो योगी आदित्यनाथ ही करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, देखिए, इसको लेकर के मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, ये हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली में जिस तरह से समझाया बुझाया गया केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक की जो बगावती तेवर है वो किसी से छुपा नहीं है। भाई, प्रयागराज की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते हैं, लखनऊ के विकास बैठक में ब्रजेश पाठक नहीं आते हैं। आज जो स्थिति रही, हमें लगा कि एक तस्वीर वायरल हुई सुबह से, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे भाई सब कुछ ठीक हो गया, लगता है
अब तीनों महानुभाव एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन ओबीसी की बैठक में, कार्य समिति की बैठक में जो दावा किया जा रहा था कि तीनों चेहरे एक साथ नजर आएंगे, मंच साझा करेंगे, वो तो होता हुआ दिखा नहीं। और इन सब की वजह से विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं एक शक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल शक्ति मिलती नजर आ रही होगी। विपक्षी दल की अपनी रणनीति चल रही है, विपक्षी अपने राजनीतिक उसमें उलझे हुए हैं। वो बीजेपी के इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये सब चुनावी मुद्दे नहीं बन सकते। देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व क्लियर संकेत दे देता है कि आपको इनके नेतृत्व में काम करना है, तो आप मन महसूस कर काम करें या किसी भी तरीके से काम करें। एक चीज स्पष्ट है कि चाहे डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, किसी भी सूरत में किसी का भी पार्टी के हित में काम करना ही उनका लिए फायदेमंद साबित होगा 2027 के लिए। तो ये मन मुटाव तो धीरे धीरे खत्म होगा। इतने दिन की कड़वाहट है, हो सकता है धीरे धीरे चीजें, क्योंकि आज पहली बार मंच पे ब्रजेश पाठक जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपस में बातचीत करते दिखे जब मंच पे ये लोग साझा थे। तो ये शुभ संकेत है और इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। देखिए, मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा डाइल्यूट आपको कर रहा हूँ आज विधानसभा के सत्र को लेकर कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का चयन किया है, इसको लेकर देखिए, पहले क्या होता था कि बीजेपी सुबह कोई नैरेटिव सेट करती थी और विपक्ष उस पर रिएक्ट करता था। मैं तो कहूँगा कि ये निर्णय लेकर ये सपा प्रमुख ने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने अपना चाणक्य बदल लिया है। जिस तरीके से वो राजनीति के दांव पे चल रहे हैं, आने वाले 27 के चुनाव में वो निसंदेह कुछ न कुछ उनको फायदा पहुंचाएगा। जिस तरीके से उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, अब होता क्या है कि अखिलेश यादव सुबह नैरेटिव सेट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट करती है। ये एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया। चलिए, ठीक है। तो इसको लेकर अब जो ब्राह्मण का मुद्दा लेकर जो उठे हैं, आज बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बयान जारी करके कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 तक जो सम्मान ब्राह्मण को मिला है वो किसी को नहीं मिला। निसंदेह मायावती, क्योंकि ब्राह्मण जब भी उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी के संग गया है वो सत्ता में आई है। 2007 में जब मायावती ने उनके 2007 के पहले बसपा का नारा हुआ करता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये इनका नारा हुआ करता था। 2007 में जब सतीश मिश्रा ने पार्टी में कदम रखा और ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया, तो 7 से 12 तक मायावती ने सत्ता का सुख भोगा। उसके बाद ब्राह्मण जो है भाजपा की तरफ ये हुआ, मुखातिब हुआ, तो धीरे धीरे अब ये, चलिए ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा। सतीश चंद्र मिश्रा चूंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं तो वो तो तारीफ करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे मायावती ने तो भाई हमला ही बोल दिया अखिलेश यादव पर। चंचल जी, वही मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है और तमाम सियासी घटनाक्रम भी एक साथ चल रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक हो सकता है नेता प्रतिपक्ष, तमाम नाम है। इंद्रजीत सरोज से लेकर राम अचल राजभर तक की चर्चाएं होती रहीं और अखिलेश यादव ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, माता प्रसाद पांडे को बना दिया नेता प्रतिपक्ष। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा ये कि जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें नेता सदन कह रहे हैं कि भाई आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के विकास में भागीदार बनिए, सहयोग दीजिए, तो फिर यह हंगामा क्यों? जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो मैं जवाब देता हूँ आपको। आपने आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के बारे में आपने जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आपने देखा होगा कई पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं। एक बहुत बड़ा अनुभव है और पार्टी के एक बहुत बड़े मतलब जो है एक तरीके से विचारक हैं। आपने देखा होगा उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, उनको सम्मान मिला है। और आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें सम्मान दिया है। और बीजेपी के लोग जो है जाति पाति की राजनीति करते हैं, समाजवादी लोग जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। और जहाँ तक पहले से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लगातार कहते रहे हैं कि पीडीए हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, अधिवक्ता, सबको जोड़ करके पीडीए हमारा समाजवाद की, जो समाजवाद की परिभाषा ही यही है कि सबको साथ लेकर के जो है निचले पायदान से लेकर के जो हमारा जो अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ जो हमारा गरीब गुरबा है उनसे लेकर के सबको जोड़ के साथ चलने की जो है व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था है।
संजय जी, पहली चीज़। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग जो है शासन सत्ता में बैठे हुए हकमारी कर रहे हैं। अभी मैं एक लिस्ट बता देता हूँ आपको, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखिए 7 कैंडिडेट ओबीसी के एनएफएस कर दिए गए और 3 कैंडिडेट एससी एसटी के एनएफएस कर दिए गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, ये बीजेपी में जो बैठे हुए हमारे तिवारी जी हैं और जो बीजेपी में जो पिछड़े समाज दलित समाज जो नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे इनकी घटक दल के अनुप्रिया पटेल हों, और चाहे आजकल हमारे वो पियरका चाचा आदरणीय राजभर जी हों, और कई सारे लोग जो हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में संजय निषाद जी हों, मजाल है किसी की भी हिम्मत है इस मुद्दे पे 2 शब्द अपनी बात कह दे, नहीं कह सकता है वो। और आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतलब जाति पाति लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप बताओ विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के मामले में अनुप्रिया पटेल जी ने केवल एक बार जो हल्की सी बात कह दी थी कि बीजेपी की सरकार में जो है पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, एससी एसटी और ओबीसी के जो है जो जगह है उस पर एनएफएस कर दिया जा रहा है। ये बाकायदा ये लिस्ट मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। तो ये जो हकमारी है आज के समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश संभल नहीं रहा है। ना तो इनके मंत्री इनके कहने पे हैं, ना तो विधायक कहने में है, ना तो पूरी जनता का इनके ऊपर इकबाल रहा है। अभी आप देखो पूरे प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें संजय जी, बद से बदतर हालात में चल रही है। मैं बता दूं, बद से बदतर हालात में। और ये जो खींचातान चल रहा है पार्टी के अंदर कि मुझे स्टूल से मैं कुर्सी बैठ जाऊं, स्टूल वाले को हटा दिया जाए, या मेरी कुर्सी बची रहे उनकी कुर्सी बची रहे, यही चल रहा है इस पार्टी में। कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैं बता दूं, शारदा सहायक नदी को आपके चैनल पे मैं 2 बार बोल चुका हूं। बीजेपी के प्रवक्ता की वो, एक बार आजमगढ़ के ही प्रवक्ता थे बीजेपी के जो आते हैं कई बार, दिवाकर सिंह जी, उनसे ही मैंने कहा शारदा सहायक नदी है जो आज के समय में कम से कम 50,000 किसान उससे प्रभावित हैं संजय जी, लेकिन नहर में पानी नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में हमारे कप्तानगंज से महाराजगंज और कई आसपास को लोगों को जोड़ती है वो, लेकिन उसे पानी नहीं आ रहा। आप सोचिए इस मौके पर जब किसान अपने धान की रोपाई कर चुका है, पानी के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सपा के शासन में अक्सर करके नहरों की सफाई हो जाया करती थी। राजेश जी, आप भी अगर देखे होंगे तो कई बार नहरों की सफाई बराबर हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में अगर तिवारी जी बैठे हैं, 1-2 नहर का नाम बता देंगे, इसकी सफाई नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, बिजली की बात, आज जो हमारा सदन में जो हंगामा हुआ है, मैं आपको बताऊं संजय जी, आज गांव में इतनी हालत खराब है, जिसके घर एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा जल रहा है, उसकी भी बिजली के बिल 2,000, 2,500, 2,100, 2,200, 1,500, 1,800 बिल आ रही है। आप बताओ वो गरीब आदमी कहां से, वो किसान कहां से? और ये जुमलेबाज झांसेबाज लोग क्या बोलते थे कि किसानों की बिजली माफ कर देंगे हम। आप बताओ, बजट में कहे थे, अपने घोषणा पत्र में कहे थे, लेकिन इनके बजट को कोई मतलब है? ये तिवारी जी बैठे हैं, आप बताओ संजय जी, आपने रखा था डिबेट में भी था उस समय, बजट के दिन हम लोग बैठे थे यहीं पे, हमने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने हर बजट में 5 जिलों में मेट्रो चलाते हैं। वो कौन कौन जिले हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, बरेली और प्रयागराज। एक भी जिले में अगर मेट्रो चल गई हो तो मुझे बता दीजिए। हर बजट में मेट्रो चलाते हैं संजय जी। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, झांसेबाज लोग हैं, इनके पास कुछ है नहीं, बस केवल इनको नई नई अच्छी अच्छी बातें करनी। कुर्सी हमारी कैसे बनी रहे, उस कुर्सी पे हमको बैठे रहे, जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है संजय जी, आप यहीं के और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, ये लखनऊ में लोग रहते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं अभी कल हमारे क्षेत्र का एक पेशेंट बेचारा एक्सीडेंट से वहां 4-5 भर्ती रहा, बहुत ट्रामा में लेके गया, पीजीआई ट्रामा अपेक्स में, वहां बेड नहीं मिला। फिर उसको केजीएमसी भेजा गया, वहां बेड नहीं मिला। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बेचारा जब उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, वापस लोग गांव चले गए। आप सोचो क्या एक आम जनमानस में क्या विश्वास जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? उनको विश्वास ही नहीं सरकार के ऊपर। दूसरी बात, आप हमारी सरकार को भ्रष्टाचारी कहते थे, 2012-17 एक सरकार को आप कहते थे बराबर, उसी सरकार ने बड़े बड़े काम कर दिए उसी उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास जिलों में और भी सारे जिलों में। कोई एक जिले का नाम बता देंगे तिवारी जी, मैं उस जिले में बता दूंगा क्या क्या काम हुआ है, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये बता दीजिए कि सदन से लेकर के हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। हमारे छापामार मंत्री दिख रहे हैं पुस्तक लिए हुए, वो छापामार मंत्री हर अस्पताल में जाते हैं। वाकई स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था तो बहुत ही खराब है, हर अस्पताल में जाते हैं, लेकिन इतनी हालत खराब है। आज तो चंचल एक खबर हमारे यहाँ आई है जी, एक पुलिस महिला पुलिसकर्मी जी, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, उसको एम्बुलेंस नहीं मिला, जबकि पुलिस विभाग की है वो। सोचिए, और महिला पुलिसकर्मी अपने कंधे पर लाद करके उसको अस्पताल ले जा रही है। जगह शायद मैं भूल गया हूँ, संभवतः देख के मैं बता भी दूंगा। वो तस्वीर भी वाकई विचलित करने वाली है। चलिए प्रदीप जी आवाज़ आ रही है?
भैया आपकी आवाज साफ आ रही है? प्रदीप जी आवाज आ रही है? जी भैया आपकी आवाज साफ आ रही है? जी 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 भाई, मानसून सत्र शुरू हो गया है। हालांकि आपके पास बहुत संख्या बल नहीं है विधानसभा के अंदर, लेकिन मैं ये तो जानना ही चाहूँगा कि भाई सत्ता के नुरा कुश्ती के बीच जनता के मुद्दों को लेकर के आप मानसून सत्र में जाएंगे। एक ही विधायक है ना संभवतः राजेश जी कांग्रेस की? तो मेरा ये मानना है कि भाई जो प्रदेश में चल रहा है, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर के अघोषित बिजली कटौती से लेकर के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था तक का मुद्दा उठा रही है, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? हालांकि संख्या बल आपके पास नहीं है, आप शायद मतलब शिकायत पेटी लेकर के जनता के बीच में भी जाने वाले हैं। इस तरह का भी कोई अभियान आप शुरू करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते रहेंगे। आज भी हमारी नेता आदरणीय होना लगातार आज बिजली कटौती को पास की है, विधवा पेंशन को पास की है, और तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो अपने आप में अलग है कि स्कूल वाले को सत्ता मिलनी चाहिए, किसी वाले को सत्ता मिलनी चाहिए, ये उनका अपना जो उनकी अपनी लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में जनता जहाँ खड़ी है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि आप लगातार गांव से लेकर शहर तक, राजधानी तक बिजली कटौती है, और गाँव बिजली स्थिति ये है कल 85% बिजली आप आंध्र प्रदेश से आयात कर रहे हैं। 5000 मेगावाट का उत्पादन की क्षमता आपकी है, जबकि 20,000 मेगावाट की जरूरत हो सकती है। लेकिन इस पर न तो सरकार बोल रही है, न सरकार समझती, लोग बोल रहे हैं, ना जनता नहीं बोल रही। और आप ये बताइए, कानून व्यवस्था पर लगातार ये बात करते हो, कानून व्यवस्था के दिन और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अराजक लोग हर जनपद में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते मिल रहे हैं। अगर आज भी हर जनपद वाइज गैंगस्टर की लिस्ट अगर जारी कर दे, उन लोग की लिस्ट जारी करते हो, तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी क्या करता है? स्वास्थ्य व्यवस्था पर अभी आप चर्चा कर चुके हैं, बिजली पर हम बात कर चुके हैं, विधवा पेंशन पे इन्होंने अपने संकल्प पत्र में आपने घोषणा पत्र में 1500 रुपए देने की बात की, और आज भी 1000 रुपए के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। ये जरूरत है कि आज खाली महंगी हो गई, ये परिवार के खर्चे महंगे हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाओं से बात कर रही है उसको दरअसल चलाने की पूरी चिंता, पूरी चिंता इस बात पर है कि स्कूल वाला सरकार चलाएगा या कुर्सी वाला सरकार। तो निश्चित तौर पर स्कूल वाले को दर्द होगा क्योंकि उससे स्कूल भी छीना जाए, ये दर्द उनका अपना हो सकता है। लेकिन आज जिस देश की आवाज, आज देश का नौजवान पेपर लीक से परेशान, देश का नौजवान शिक्षा से बढ़ती फीस से परेशान, देश की महिला सुरक्षा के आपके दूसरे वादे से परेशान, किसान अपनी आय दुगनी करने की बात हो रहा है कि कहाँ से कोई ऐसी स्थिति आएगी जिससे हमारी आय दुगनी। हमने कई बार आपने कहा है कि आय दुगनी करने का वादा तो किया, आय आपने 27 रुपए कर दी और कल 74 रुपए कर दिया, 74,000 रुपए कर दिया। तो ये निश्चित तौर पर हमें कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष करेगी। आज भी हमने बिजली कटौती से लेकर महिला सुरक्षा और उनकी विधवा पेंशन तक हमने हमारी नेता आराधना नेता मोला की बात कही है, और इन मुद्दों पर अगर सरकार का सही जवाब नहीं आता तो हम सबको संघर्ष। ठीक है, चलिए शशिकांत जी। भाई तमाम तरह के आरोप हैं, चूंकि सत्तारूढ़ दल में आप हो तो आरोप आप पर ही लगेंगे। विपक्षी दल का काम ही है सरकार की आंखें खोलना। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, बिजली की अघोषित कटौती का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, या फिर स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्षी दल सदन में उतरा है। हालांकि इन सब के बीच पार्टी के भीतर खाने में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी हम आपसे चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। संजय भाई देखिए, अभी जो कांग्रेस साथी बोल रहे थे उनका ऑडियो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी के चंचल भाई जिन्हें आरोप लगाया वो मैंने सुना। अमूमन दोनों का आरोप वही था। हाँ, पहली बात की चंचल भाई, ये संजय भाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी में ये अफवाहें समाजवादी पार्टी के लोग उड़ा रहे हैं कि मानसून ऑफर दे करके अखिलेश यादव ने जो अफवाह उड़ाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी में कला, ऐसा कुछ नहीं।
ना कला था, ना कला है, ना कला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जिसमें चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सभी पार्टी के अनुशासन से बंधे रहते हैं। हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता है, जो एक मंत्री है, एक सांसद है, विधायक है, उसको भी एहसास है कि मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, कभी भी अपने वो अनुशासन को छोड़ के कोई काम नहीं करता। या अगर पिछले कुछ दिनों में कुछ बातों को कि उन्होंने बैठे नहीं, वो मीटिंग में आए नहीं, देखिए तमाम व्यस्तताएं होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। कुछ चीजें होती है कि कोई बैठक 15 दिन में बुलाई जाती है, कोई कार्यक्रम 1 महीना पहले लग जाता है। तो ऐसी व्यस्तताएं प्रायः मंत्री स्तर पे होती हैं। अब जहां तक रह गया गहमा गहमी के बाद, देखिए विधानसभा ये लोग चलने नहीं देंगे, संसद चलने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कसम खा रखी संसद नहीं चलने देंगे, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कसम खा रखी उत्तर प्रदेश विधानसभा चलने देंगे। इन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक जरूर ये हमारे जो समाजवादी के पार्टी के साथी चंचल भाई आरोप लगा रहे थे, भाई समाजवादी पार्टी क्या जाने शिक्षा क्या होता है, समाजवादी पार्टी क्या जाने कि स्वास्थ्य क्या होता है, सिंचाई की बात कर रहे हैं, नारे साफ होती थी। अरे भाई, सिंचाई मंत्री आपके शिवपाल यादव जी जब हुआ करते थे तो ट्रांसफर उद्योग चलता था, नारे नहीं साफ होती थी। तब ट्रांसफर उद्योग होता था, तब उसके इंजीनियर और एक्सीएन जो है उनकी सफाई चलती थी कि कौन कहाँ जाएगा, ट्रांसफर उद्योग चला करता था। शिक्षा मंत्री माफिया हुआ करते थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, टीवी डिबेट है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। माफिया क्या जाने शिक्षा क्या होता है। अब स्वास्थ्य से कोई लेना देना इन लोगों का नहीं। आज संजय भाई, मैं एक चीज सबके देश के सामने रखना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से। एक सर्वे में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस आने का जो एवरेज टाइम आया है वो 7 मिनट आया है। एवरेज टाइम की बात कर रहा हूँ, 7 मिनट में आज योगी जी की सरकार में एम्बुलेंस पहुंच जा रही है लोगों को एवरेज। इक्का दुक्का कोई ऐसा केस हो ना पहुंची हो, उसको कोई कोट कर रहा है तो बात अलग है। दूसरे प्रदेशों के जो एम्बुलेंस हैं उनका एवरेज टाइम किसी का 10 मिनट है, किसी का 12 मिनट है, किसी का 15 मिनट है, किसी का 17 मिनट। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कानून व्यवस्था, अरे भाई आप लोग याद करिए अपनी कानून व्यवस्था, आपके कानून व्यवस्था से कितना बेहतर कानून व्यवस्था बना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग कह रहे हैं, दूसरे देशों के लोग कह रहे हैं। पूरे विदेश में, दुनिया में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की धूम मची हुई है कि दुनिया में डंका बज रहा है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है। आज कानून व्यवस्था की बात हो या दूसरे किसी भी मुद्दे पे योगी सरकार को कोई घेर नहीं सकता। ये लोग हाँ बयानबाजी के वीर हैं, भ्रम फैलाने में माहिर हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जातिवादी लोग हैं। ये अभी इन्होंने एक शब्द कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करती है। अरे जातिवादी आप हैं, समाजवादी पार्टी जातिवाद को ओढ़ती है, समाजवादी पार्टी जातिवाद को बिछाती है, समाजवादी पार्टी जातिवाद को शशिकांत जी खाती है, पीती है, इनकी दिनचर्या है। जातिवाद के अलावा बाहर निकल नहीं सकते ये लोग। शशिकांत जी एक सवाल ले लेते, हैसियत ही जातिवाद है। शशिकांत जी एक सवाल ले लेते, क्योंकि मैं तर्कों पे बात करता हूँ भाई। एक वक्त ये भी होता था, हम लोग देखते थे कि किसी भी कार्यक्रम में बड़े प्यार से दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते थे। हालत ये हो गई कि अचानक संगठन और सरकार को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने बयान क्या दे दिया, दिल्ली दरबार तक मामला पहुँचा दिया गया। वहाँ से लौटने के बाद लखनऊ के विकास की समीक्षा बैठक हो और उसमें ब्रजेश पाठक जी ना शामिल हों। प्रयागराज में चंद किलोमीटर की दूरी पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहें और मुख्यमंत्री वहां समीक्षा बैठक करें, उसमें वो शामिल ना हो। उसके बाद आज जिस तरह से ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य साथ आते हैं और साथ चले जाते हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार तक नहीं करते हैं। या तो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में ये रहा हो कि संभवतः वो तभी आएंगे जब दोनों डिप्टी सीएम चले जाएंगे, तो चर्चाएं बनेंगी ना। नहीं, देखिए पहले भी दोनों डिप्टी सीएम और सारे मंत्री योगी सरकार में एक साथ बैठकें करते थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीच में समीक्षा का दौर चल रहा था, तो कोई दिल्ली आ रहा था, कोई दिल्ली से जा रहा था, कोई
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहा था, तो ऐसे क्रम में कहीं उपस्थित नहीं है तो उसको कोट करना और उसको ये बात को इस एंगल से देखना मुनासिब नहीं है। मैं उसको नहीं मानता कि उस एंगल से देखना चाहिए। जब हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि लखनऊ में भी तमाम बैठकें हुई, तमाम दौर चला, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर मंत्रिमंडल स्तर से लेकर योगी सरकार स्तर से लेकर हमारे जो भी संगठन मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सबने समीक्षा बैठक की। फिर हमारे प्रभारी है, प्रभारी ने बैठक ली, हमारे अध्यक्ष ने बैठक ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक ली। तो ये एक समीक्षा का जो दौर चला 2-3 महीना, उसमें ये बातें उपज करके आई, ये बातें खुल कर आई। उसी में अखिलेश यादव मजा लेने लगे, उसी में अखिलेश यादव टांट मारने लगे कि मानसून ऑफर है। अरे वो क्या तो कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, क्या कहा? यही कहा कि संगठन सरकार से ऊपर है। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी का आज भी बयान आ रहा है, वो साफ करें कि 224 में जो भी हमसे कमियां रह गई हैं उससे सबक लेकर के 2027 में फिर कमल खिलाना है। ब्रजेश पाठक का भी पार्टी को लेकर के कोई विरोधाभास बयान नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ 5 कालिदास मार्ग और इन लोगों के बीच में चल रहा है, ऐसा मेरा मानना। चलिए चंचल जी जवाब दे दीजिए, पहले फिर चलेंगे। देखिए तिवारी जी बड़ी लच्छेदार बातें कह, लेकिन मेरे सवालों का जवाब एक भी नहीं दे पाए बेचारी। पर इनकी मैं स्थिति समझ सकता हूँ। ये लोग क्या करें बेचारे, जो बीजेपी कार्यकर्ता है मारे मारे फिर रहे हैं, इन लोगों की मैं जानता हूँ। मैं इतनी बात कहूँगा, इन्होंने कहा कि सभा के लोग शिक्षा के बारे में क्या जाने। अरे तिवारी जी, इसी आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है इतने वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, और आप तो आपके जो सबसे जो आला सुप्रीमो हैं उनकी डिग्री भी फर्जी है। कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, कई लोग चर्चा भी कर चुके हैं, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। सुन लीजिए, बोलिए, बीच में सुनिएगा। दूसरी बात आपने दूसरी बात कही न, तो उस आला वाले जो वहां वाले आला दिल्ली वाले, तो यहाँ वाले की भी डिग्री के बारे में सही पता नहीं, जानकारी नहीं है। कब पढ़े हैं, कब उन्होंने क्या नाम है योगी बने, कब क्या हुआ, सब ऐसा है लिखन पढ़न में। जो जिस रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे, रेलवे स्टेशन था ही नहीं उस समय। अब सुनो भैया, सुन लीजिए तिवारी, सुनने में सुन रहा था। दूसरी आपने स्वास्थ्य कहे कि आपने कहा स्वास्थ्य के बारे में सपा के लोग कैसे बात करने लगे। अरे दोस्त, कम से कम जो अंधभक्ति वाला चश्मा उसको निकाल के फेंक दो, अंतरात्मा की आवाज सुनना। आप इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आसपास जिलों में आसपास के लोगों को, आपका जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह जनपद है गोरखपुर, उसमें समाजवादी लोगों ने 2-2 जमीनें एम्स के लिए दी। एक बार दिल्ली के लोगों ने कहा नहीं यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां बनाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, तो वहां भी जमीन दी। लेकिन आज तक एम्स में अभी सही तरीके से आईपीडी नहीं चल रही है। मैं बताऊं, अब फैक्ट की बात करता हूं, मुझे वो अच्छा लगता है संजय, आप वो फैक्ट की बात करते हैं। आज भी चलो हमारे साथ में, आप गोरखपुर के पेशेंट कम से कम 100 मिल जाएंगे लोहिया में भर्ती हैं। ये बताओ, जब एम्स बना दिए हो, सुन लीजिए तिवारी जी, पूरी बात सुन लीजिए तिवारी जी, जब एम्स बना दिए हो वहां पे, तो बेचारा वहां हार्ट वाला पेशेंट हमारे लोहिया में क्या कर रहा है? लेकिन शर्म भी नहीं आती आप लोगों को, तो स्वास्थ्य के बारे में बोलते हो। जिस हमारे नेता ने 108 और 102 एम्बुलेंस दिया, जो गांव की गरीब महिलाओं को पहले दिक्कत होती थी, 102 एम्बुलेंस ला के दिया, गांव घर घर पहुंचाया एम्बुलेंस से, और आप 7 मिनट की बात कर रहे हो। अरे शर्म नहीं आ रही? राजभवन के सामने एक महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला, वहीं सामने बच्चा पैदा हो गया, वहीं पे महिला को, आपको याद है, एम्बुलेंस नहीं मिली थी, याद है? इसके लिए शर्म नहीं आएगी? 7 मिनट बता रहे हो। अरे शर्म करके, जो फेक आंकड़े, डेटा, जो फर्जी झूठ बोलने वाली जो टीम आपकी काम करती है, आईटी सेल का जो आपका जो प्रमुख है, वो पूरा झूठ फैलाता है। उसी झूठ को आप लोग पढ़ते हो, सवेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेते हो, हमको सबको भ्रमित करने का काम करते हो। आप दुनिया की बात कर रहे हो। अरे उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, दुनिया में डंका बजा रहे हो, क्या बात करोगे आप? झूठ बोलते हो आप। दूसरी बात मैं बता दूं, बिजली की बात हो रही है, मैं बता दूं, एक भी कारखाना अगर तिवारी लगा दो, मुझे बता दो, मुझे एक भी आपकी सरकार ने अगर कारखाना पूरे प्रदेश में कहीं लगाया, मुझे बता दीजिए। मैं बता दूं कारखाना कहां सपन लगाए थे, आपको बताता हूं, अगर आपको जानकारी ना हो तो। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, मैं बता दूं, अभी हमारे कुछ साथी पढ़ने लिखने वाले, तैयारी करने वाले छात्र मिले थे संजय जी, उनका दर्द बता देता हूं। जो भर्तियां 2017-18 की यूपी SSC की जो भर्तियां हुई हैं, उसके बाद 2021 में भर्ती आई, उसका 2024 में परीक्षा हुआ, रिजल्ट एग्जाम हुआ, 3 साल बाद एग्जाम होता है, अभी तक उसे रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए। आप बताओ, जो गांव का गरीब आदमी बेचारा 1 साल पढ़ाई करने के लिए बाहर आता है, वो बेचारा किसी तरीके से, किसान परिवार का बच्चा 12 महीने 13 महीने कोचिंग करके, चलो 1 साल कोचिंग कर लेंगे, घर से रहकर तैयारी कर लेंगे, लेकिन बेचारा 3-3 4-4 साल लटका पड़ा तिवारी जी। और आपके घर परिवार के लोग भी होंगे, लेकिन तब भी आप लोगों का आंख में पट्टी नहीं खुल रही है, क्योंकि अंधभक्ति जो चश्मा लगा रखे हो आपने, वो चश्मा जल्दी उतरने वाला है। तीसरी बात जो है, आप सिंचाई विभाग की बात कर रहे थे। अरे आप मुझे बता दो,
आप आदरणीय शिवपाल जी के बारे में आप बोल रहे हो, उन्होंने सिंचाई मुफ्त से लेकर के पूरे प्रदेश में सपा शासन में सिंचाई मुफ्त हुआ, नहरों की सफाई हुई, गांव गांव जो है लोगों को ट्यूबवेल से लेकर के सारी व्यवस्था का इंतजाम हुआ। आप मुझे बता दो, आपने जो कहा था चुनाव में, आदरणीय अमित शाह जी की रैली में, प्रधानमंत्री जी की रैली में, आपके मैनिफेस्टो में किसानों की बिजली माफ हो जाएगी, बता दो कहां की बिजली माफ कर रखी है आपने? झूठ बोलने के लिए बैठते हो चैनल पे केवल आप लोग। अरे कम से कम कुछ तो सही बात बोला करो, ये पूरे प्रदेश पूरे देश की जनता देखती है। चलिए, तो क्या सोचती हो हम हमारे और आपके बारे में? ठीक है, ठीक है। शशिकांत जी का ले लेते हैं जवाब, फिर दिलीप जी के पास चलेंगे। दिलीप यादव जी भी संभवतः जुड़ गए अपना हमारे साथ। हाँ, देखिए बिजली पे बात कर रहे हैं, ये बिजली पे दोनों बार बोले हैं, दोनों बार बिजली पे बोले हैं। मैं बिजली पे जवाब देता हूँ। दीनदयाल ज्योति योजना के तहत एक एक गांव के एक एक झोपड़ी को अरे प्लांट लगाओ, बिजली आई नहीं रही है। एक प्लांट बताओ ना, मैंने पूछा है, मैंने सवाल पूछा, 7-8 सालों में एक प्लांट कहाँ लगाया आपने? कहाँ से बिजली आ रही है? गांव में बिजली आई नहीं रही है। बता देंगे। सुन लो, आपने बहुत प्लांट लगाए, पूरा अंधेरा रखा उत्तर प्रदेश को। बाप मर गए अंधेरे में। सदन में जो चला था ये मुहावरा कि बाप मर गए अंधेरे में, अब बेटा का नाम पावर हाउस। अरे बात सदन में बात आई थी, तो पता ही नहीं है। खैर मत करो फर्जी बात। सुनिए। हाँ, बोलिए। एक अटल ज्योति योजना के तहत एक एक गांव को, दीनदयाल ज्योति योजना के तहत एक एक गांव को हम बिजली दे रहे हैं, एक एक झोपड़ी में बिजली पहुंचा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कमिटमेंट है और मोदी सरकार का। अब दूसरा सुनिए, 84,000 करोड़ के केंद्र की मदद से तिवारी चले जाओ, बिजली हाउस, पावर हाउस चले जाओ, मालूम हो जाए कितना भ्रष्टाचार है। अरे भाई, झोपड़ी पहुंचा रहे बिजली, झूठ बोलने की हद भी है। आप इसमें टोका हमने? नहीं, ठीक है। शशिकांत जी बोलने दीजिए, चंचल आ जाएंगे, नोट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, शशिकांत जी बोलिए। एक जो 250-250 वाट के बल्ब जला, हैलोजन वाट जलते थे, आज एक एक चौराहे पे एलईडी लाइट जल रहा है। एक एक गांव से लेकर के और कस्बा से लेकर के और शहरों तक का एक एक ट्रांसफार्मर बदला गया। उसके बाद से स्मार्ट सिटी योजना के तहत सारे जर्जर तारों को जमीन के अंदर से हर जगह पहुंचाया जा रहा है। जितने हमारे बड़े शहर हैं, जितने जो मेयर वाले जो शहर हैं, जहां पे जो हमारे, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, ये ऐसे बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत सारे जर्जर तारों को नीचे से किया जा रहा है। आप बिजली क्या जाने, अंधेरे में रखते थे, 8-8 घंटे कटौती होती थी। आज एक एक गाँव, अभी 18 घंटे गाँव में बिजली मिल रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रहा। बिजली 18 घंटे मिल रही है। बिजली का दुरुस्तीकरण अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो पूरे देश में सबसे सही अगर बिजली का सप्लाई हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी सरकार में हो रहा है, और निर्बाध गति से हो रहा है। शशिकांत जी, एक विधायक का मैं सवाल देख रहा था विधानसभा में। शशिकांत जी, ये एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका एक सवाल मैं देख रहा था विधानसभा में कि यहाँ जहाँ वो विधायक निवास में रुके हैं 3 घंटे बिजली नहीं रही लखनऊ में। सुनिए, एक आध केस में कहीं कोई फाल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, तार जल गया, उसको बनाने में 3 घंटे लग सकते हैं। हाँ, ये तो संभावनाएं हर समय बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल। एक बात, अब इन्होंने कहा, देखिए राजभवन के सामने एक महिला को प्रसव हो गया, ठीक है, हमारी सरकार के लिए बहुत गंभीर बात है कि एक भी महिला का प्रसव सड़क पे नहीं होना चाहिए। इनकी सरकार के लिए तो निठारी कांड हो जाए, तमाम लड़कियां, दर्जनों लड़कियों को कोई मार के खा जाए। तो शिवपाल यादव जी ने उस समय बयान दिया था कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इनके लिए दर्जन लड़कियां मर जाएं तो छोटी घटना है, हमारे लिए एक प्रसव भी किसी महिला का सड़क पे हो जाएगा तो हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। उसमें ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री के नाते स्वयं अपने पत्नी के साथ उस महिला के पास जाकर के उन्होंने हाल चल लिया था। हमारे लिए छोटी छोटी घटना, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, हमारे लिए सबकी जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण से हमारी सरकार लेती है और सुंदर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ली है। और पूरे देश में अगर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है तो उत्तर प्रदेश में है, जिसको लोग आज दूसरे राज्यों में भी अपना रहे हैं। मॉडल रूप में उत्तर प्रदेश आज बना हुआ है। बाबा का बुलडोजर आज दिल्ली में भी चला है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मामला हुआ था। बिजली की बात करते हैं। नहीं शशिकांत जी, ये तो मैं सराहना करूंगा क्योंकि बाबा का बुलडोजर आज दिल्ली में भी चला है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। राजेश जी से उस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन पहले दिलीप जी को जोड़ लेते हैं। दिलीप जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत देर से आप गायब थे, हमें लग रहा था कि आप जुड़े नहीं है। चलिए, सवाल वही है भाई जी। मानसून का सत्र है, हंगामा हो रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में नुरा कुश्ती कर रहे हैं। पीडीए के नए
फार्मूले को दरकिनार करते हुए माता प्रसाद पांडे भी नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। इन तमाम जो सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं, इस पर आपका विश्लेषण जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा, जो मानसून सत्र जो है वो लोकसभा में चले या फिर जो है यहाँ विधानसभा, दोनों में जो है जिस हिसाब से नूरा कुश्ती वाकई में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो जिस प्रकार से जो है ओम बिरला साहब ने जो है अपने रवैये जो है अड़ियल रवैये और जो है एक भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उसको जो है छोड़ देना चाहिए। वो देश के लिए बहुत घातक है। ऐसा जो है भविष्य में कभी पिछली बार नहीं रहा है, बल्कि आपको जो है इस चीज को जो है समझना चाहिए। आपको सोमनाथ चटर्जी से जो सीखना चाहिए कि जो है वो मार्क्सवादी पार्टी के जो है थे, लेकिन उनको जो है बनाया गया था स्पीकर, और वो मार्क्सवादी पार्टी के खिलाफ भी जो है सरकार के खिलाफ या जो है विपक्ष के खिलाफ अगर कोई बात होती थी उसको जो है पूरी तरह से रखते थे और जो है निष्पक्ष भाव से जो है काम करते थे। और जबकि उनको जो है अपनी पार्टी से जो है निकाला भी गया था। इस चीज को जो है जो उन्होंने जो है एक मिसाल कायम की है, उससे जो है हमारे ओम बिरला साहब को सीखना चाहिए। उसी का परिणाम है कि जो है आप एक राज्य को जो है बिहार को जो है ज्यादा एलोकेशन देते हैं, वहीं पे जो है आप वहां के लिए अमरावती के लिए जो है तेलुगु देशम पार्टी के लिए जो है बहुत तगड़ा एलोकेशन देते हैं अपने सिर्फ जो है सरकार बचाने के लिए। रही बात, अब हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है जो स्थिति है वो कमोबेश जो है वही स्थिति है जो केंद्र की स्थिति है। यहाँ पे जो है सरकार के जो है बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, काम जो है कुछ नहीं हो रहा। अदम गोंडवी साहब की जो कविताएं हैं कि जो है तेरे याद आ रहा है कि जो है झूठे हैं किताबों पे जो है कुछ और है। तो कहने का मतलब यह है कि जो है इस चीज को जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है छोड़ना पड़ेगा। और रही बात की जो है अभी देखे भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना एक और जो है आज का घटना विश्वसनीय हाल में जो है उन्होंने ओबीसी का जो है एक कम्युनिटी वाइज जो है जो जातिगत की जो है समाजवादी पार्टी पे जो है एक धब्बा लगता है। धब्बा क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है प्रायोजित करते हैं। वहीं पे देखें आप जो है ये वर्ग के हिसाब से, जात के हिसाब से देश को बांट के जो है वो सम्मेलन करते हैं। अभी जो है आपने ही बताया और हमें भी मालूम है कि जो है पाठक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हर सियासी दल में होता है, वो जातिगत नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हर सियासत दल में है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी पार्टी में भी है। हाँ, तो सारे सियासी दलों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। फिर हाँ, अब मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि जो है एक पिछड़ा वर्ग का जो है सम्मेलन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। ब्रजेश पाठक जी और केशव मौर्य जी जो है आते हैं चले जाते हैं साथ में, और अपने जो है मुख्यमंत्री योगी जी जो है वो अलग आते हैं। तो कहीं न कहीं जो है जो सामंजस्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश की, वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और वो सिर्फ तीनों लोग अपने हित को साधने के लिए जो है तैयार है। अब रही बात माता प्रसाद पांडे जी को जिस हिसाब से जो है अखिलेश यादव जी ने जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वो क्या जो है पीडीए के अनुसार है? कहीं ऐसा तो नहीं पीडीए के जो है जो फार्मूला जो है जिस फार्मूले पे जो है 37 सीटें जो है लोकसभा में आई, उस पे जो है ये पीडीए को जो है मुंह पे तमाचा मारने के बराबर है। आप एक चीज सोचिएगा कि माता प्रसाद पांडे 2012 से 17 वाले कार्यकाल में जो है अखिलेश यादव जी ने जो शिक्षा के जो है लिए जो है अभी कह रहे थे तिवारी जी की शिक्षा में कुछ काम नहीं किया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बनाया। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो है 84 जो है पद असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके जो है प्रोफेसर तक के थे। उनमें जो है वही माता प्रसाद पांडे ने 83 अपने स्वजाति ब्राह्मण के जो है 83 लोगों को भर्ती किया और एक पद जो है सवर्ण जो है लाला का जो है भर्ती किया। तो क्या जो है ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, ये जनता से जो है जो पीडीए के नाम पे जो है अखिलेश यादव वोट मांग रहे हैं। अरे उस चीज को जवाब देना पड़ेगा। दिलीप जी, सुन ले पहले, कहाँ आप दिल से लगा रहे हैं पीडीए फार्मूले को? भाई सियासत में इस तरह के फार्मूले बनते बिगड़ते, अभी राजेश जी से मेरी चर्चा हो रही थी, उनका कहना था कि PD+A कर दिया जाएगा तो मामला बन जाएगा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अगड़ा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो चंचल ए और बढ़ा देंगे, उसमें PDAA हो जाएगा। जी
सर मैं वही बात करना चाह रहा कहाँ हूँ, ले रहे हैं क्या जो राजेश है जी? जी भाई सर प्रकाश मैं डालिए। कंप्लीट कर लूं थोड़ा सा, हमें जो है 10 सेकंड दें। जी जी। क्या जो है आज जिस हिसाब से जो है अखिलेश यादव ने जो है जो लोकसभा की इलेक्शन में जो है पीडीए का फार्मूला अपनाया और माता प्रसाद पांडे के आने से जो है क्या डबल ए हो जाएगा? यही माता प्रसाद पांडे हैं जो 72 पदों में सचिवालय की भर्ती होती है, 2 यादव के जो है भर्ती होती है, 1 निषाद का होता है उन 72 पदों में, और सारे के सारे सवर्ण जातियों के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब है कमोबेश जो है जिस हिसाब से जो है पीडीए का जो है पीडीए पे विश्वास करके लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी को जो है इंडिया गठबंधन को जो है वोट दिया था, ये उनके साथ पूरी तरह से छलावा है। मुझे लगता है कि जो है वोटों की राजनीति हो रही है। ये विश्लेषण जरा राजेश जी से लेते हैं। राजेश जी, पहला तो ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण जो कार्ड खेला है, एक तो ये है कि मनोज पांडे का जाना, उनके जगह रिप्लेस करना विधानसभा में किसी सशक्त ब्राह्मण चेहरे को। दूसरा 2024 का जो परिणाम था, मैं एक आंकड़ा लेकर के आया हूँ, इंडिया ब्लॉक को 16% केवल सवर्णों का वोट मिला था और 79% जो है एनडीओ को मिला था। इस वोट बैंक को कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूँकि मुसलमान और यादव से लेकर के गैर जाटों पर्याप्त संख्या में इंडिया ब्लॉक को मिल चुका है, यादव के 82%, मुसलमानों के 92%, गैर जाटों के 56%, तो अब केवल सवर्ण बचा है। तो सवर्ण को अगर साध लिया जाएगा तो 2027 का जो मिशन है वो और आसान हो जाएगा। यही तो मैंने पहले भी आपसे इस बात का जिक्र किया कि बसपा के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मण, और आज अखिलेश जी ने यही नजरिया पेश किया है। उन्होंने जो देखा है कि जो परसेंटेज आंकड़ा है 79% लगभग सवर्णों का वोट एनडीए को गया है। भाई मुस्लिम और यादव, हालांकि यादव में 100% यादव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए 100% किसी भी पार्टी से कोई भी जात बिरादरी नहीं जुड़ती है। 50-60% का भी बहुमत होता है तो उसको 100% मान लिया जाता है। ऐसा नैरेटिव है उत्तर प्रदेश में कि हर यादव समाजवादी है, ऐसा नैरेटिव फैलाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका ज्वलंत उदाहरण है दिलीप यादव जी। आज उन्होंने जिस तरीके से सपा का वर्णन किया है, ये मैं उनको साधुवाद करता हूं कि कम से कम खुले मंच से उन्होंने आईना दिखाने का काम तो किया है पार्टी को। देखिए बसपा जब 2012-7 और में सत्ता में आई, उस समय ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है, और आने वाले समय में 2027 का चुनाव जो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी देख रही है कि अगर ये सेंधमारी अगर हम भाजपा की कर ले जाते हैं तो निसंदेह वो 2027 के परिणाम में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस का मतदाता भी उनके साथ है। जब तक ये गठबंधन यहाँ रहेगा तब तक इनको सवर्णों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि काफी सालों से सवर्णों का भी कई बड़ा धड़ा कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में पीछे 20-25 साल से नहीं है, पर वोटर आज भी अगर कांग्रेसी की बात आएगी और कांग्रेस के सत्ता में आने की बातें आएंगी तो ऐसे ऐसे नेता सफेद खद्दरदारी पहन के कांग्रेस कार्यालय में नजर आएंगे आपको कि आप ताज्जुब करेंगे कि अच्छा अभी भी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के लोग हैं। ये बड़ा ये आप पीछे अभी आप हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, पर सहयोगी समाजवादी की जीत से जो कांग्रेस कार्यालय का माहौल बदला है उसको जगह अगर आप देखें, अरे भाई कांग्रेस को तो संजीवनी चंचल जी ने दे ही दिया है, बिल्कुल दे दिया है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। प्रदीप जी भी मानेंगे, है ना प्रदीप जी? मेरा अपना मानना है कि आज भी कांग्रेस समाजवादी के कंधों का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ी कर ले जाएगी। अखिलेश जी को यही राजनीति समझनी पड़ेगी और आने वाले समय में ये पार्टी उनकी पार्टी के लिए आज एक छोटा सा, लेकिन ये निश्चित तौर पर राजेश जी हमें लगता है कि सहमात के खेल में अखिलेश जी भी कम नहीं है, वो आगे बढ़ करके वो कर दे रहे हैं, बैटिंग कर दे रहे हैं, चौका छक्का मार दे रहे हैं। प्रदीप जी विधानसभा की बात छोड़ दीजिए भाई, आपके पास एक विधायक है, बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करना चाहूँगा। आराधना मिश्रा जी हालांकि तेज तरार हैं, वो अपने ही दम पर, अकेले दम पर वो सवाल उठाती हैं, लेकिन ये शिकायत पेटी अभियान जो आप लोग शुरू कर रहे हो ये क्या है भाई? कितना बीजेपी को घेर लोगे शिकायत पेटी जो अजय राय जी लेकर के आए हैं?
संजय जी, सबसे पहली बात तो सदन में हमारे 2 विधायक हैं, आराधना मिश्रा मोना जी और वीरेंद्र चौधरी जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम शिकायत पेटिका के माध्यम से नहीं है, जब हम सदन में 1 और 2 विधायक हों या सड़क पे संघर्ष करने की बात हो, इस सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे महिला का मुद्दा रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक गिरफ्तार हुए हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी गिरफ्तार हुई है। हम लगातार सामने लाठियां खाई, हमने विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरा है, हमने लाठियां खाई, हम जैसा कार्यकर्ता भी लाठियां खाते हुए नजर आए। तो हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तो झूठ पर झूठ बोल रहे थे। अभी स्वास्थ्य पर बात करते करते उन्होंने तमाम चीजें बताई। अरे जो पिछली सरकार ने एम्बुलेंस दिया था, उसमें आप डीजल नहीं भरा पा रहे महोदय, और ड्राइवर को उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। और स्थिति ये है कि आपके पास अगर टीबी का पेशेंट आज के सरकारी अस्पताल में जा रहा है, मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक, आपके पास टीबी की दवा नहीं है। जो टीबी आम नागरिकों के लिए, जो कमजोर तबका है, उसके लिए अभिशाप की तरह है। आपके पास 3 दिन की दवा नहीं। आज मैं सुन रहा था, मुझको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि शिकायत तो मुझको भी मिल रही थी। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो विधानसभा को अवगत करा रहे थे, वो कह रहे थे कि टीबी की पर्याप्त दवाएं हैं और इस पर मैं रियलिटी चेक कराने जा रहा हूं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा को लेकर के जो हम खास चर्चा करते हैं वीकेंड चर्चा में, तो मैं रियलिटी भी चेक करवाना चाहूँगा जी। बिजली पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि नीचे से केबल जा रहा है, ऊपर से केबल जा रहा है, यहाँ पे वो जा। ये बता दें कि अपने इनके कार्यकाल में अभी कितने पावर हाउस चल रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं, ऊंचा हार आपका बंद होने की स्थिति में लगभग पूरी तरह बाधित हो गया, उबरा आपका बाधित हो गया, ललितपुर आपका बाधित हो गया। इससे करीब 2200 मेगावाट बिजली कम हो गई। आज की स्थिति यह है कि आप केवल जो 30,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, और आप जो है 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ये सत्यता है जो आप प्रदेश को नहीं बता रहे। आपने किसान की बात करते करते आप बात करो, किसानों से आपने वादा किया था कि हर ब्लॉक में आप कोल्ड स्टोरेज दोगे। आप बताइए कि कोल्ड स्टोरेज देने की बात, आपने कितने ब्लॉक छोड़िए, आप तहसील में सरकारी कोल्ड स्टोरेज बता दीजिए। एक भी नहीं बना। तो आप लगातार जो 2 धंधे कांग्रेस की सरकारों में थे, गैर कांग्रेसी सरकारों में, उसमें लगातार उनके उद्योग धंधे आपने बंद कर दिए और आपने उन उद्योग धंधों का बेचना शुरू। हाँ, एक तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, और इन मुद्दों पर आप जवाब नहीं देते, तो आप तथ्यात्मक जवाब जल्दी से झूठ बोलने का हम केवल देश के प्रधानमंत्री को देंगे, प्रदीप जी जरा चंचल का भी सवाल ले लो, को हम झूठ बोलने का अधिकार नहीं देंगे। ठीक है चंचल, देखिए मैं बड़ी ईमानदारी से तिवारी से सवाल पूछना चाहता हूं। अभी नीचे पट्टी चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी के समाज में जो है उन्होंने बजरंग बली की शक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 60% हमने ओबीसी के लोगों को नौकरी दी है। 6.5 लाख में 60% ओबीसी लोग भर्ती हुए हैं। अरे तिवारी ये बता दो, आपके यहाँ तो लोग मुख्यमंत्री की तो छोड़ ही दो, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं और बड़े बड़े प्राचीरों बड़े संस्थानों झूठ बोलते हैं। आप खुद सोचो, एक मिनट सर सुन लीजिए, मैं बता दूं 60% शिक्षक भर्ती बता रहे हैं, 60% भर्ती बात कर रहे हैं ओबीसी की। आप बताओ 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के 27 आरक्षण लागू नहीं करा पाया और 60% देने की बात करो। इतने झूठ नहीं बने। ठीक है, वक्त मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मैं तिवारी बता रहा हूँ, ये झूठ की फैक्ट्री है। ये लोग ये झूठ की फैक्ट्री जल्दी जवाब दीजिए, और इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए कम से कम। मैं दोनों जने के सवालों का जवाब दे रहा हूं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप तो बता चुके हैं। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि एनटीपीसी आहार का जनरेशन कम हो गया। जिला अस्पताल का बीच में कौन बोला भाई? आप शांत हो जाइए। किया ये बता नहीं सकते, पैरामेडिकल समय कम है, 30 सेकंड का समय मेरे पास, बता नहीं सकते, केवल झूठ बोलेंगे क्या? अब ये कह रहे थे कि ऊंचा हार एनटीपीसी का प्रोटेक्शन कम हो गया है। अरे भाई एनटीपीसी ऊंचा हार नहीं, अब आप मेजा प्रयागराज झूठ की ट्रेनिंग सही ले लिए आप। चलिए ठीक है, सुन लीजिए, पूरे झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, धन्यवाद करता हूँ। पूरे देश में बोलते हैं चर्चा आगे चलेगी, अभी मानसून सत्र आगे भी है, वक्त यहीं तक हमें इजाजत देता है। सारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 75,000 जाहिर सी बात है, चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वक्त यहीं तक इजाजत देता है। हालांकि चर्चा में हर दिन चाहता हूं कि लंबा चले, लेकिन वक्त है कि मानता नहीं। फिलहाल मानसून का सत्र चल रहा है, तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और उसे लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्षी दल सूबे में सत्तारूढ़ दल को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और सत्तारूढ़ दल की ओर से भी बराबरी की बैटिंग चल रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।